और आंग सान सूची उन बुद्धिस्ट मॉन्क्स के साथ खड़ी हुई थी जो मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहते थे। तो वो बुद्धिस्ट जो मुसलमानों का कत्लेआम करने में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने सारी दुनिया ने जिनको देखा कि बुद्धिस्ट इन्वॉल्व है। अब सबसे बड़ा धर्म कहलाया जाता है अहिंसावादी धर्म बुद्धिस्ट। दुनिया कहती है कि बुद्धिस्ट का मतलब यह है कि वो अहिंसावादी होंगे, अदम तशद्दुद पे यकीन रखने वाला मजहब दुनिया का सबसे बड़ा कहलाया जाता है। और वो अदम तशद्दुद वालों ने क्या हशर किया है वहां पर, अगर एक एक वाकया आप सुने कि म्यांमार के मुसलमानों पर क्या क्या जुल्म हुए और किस अंदाज से बस्तियां न सिर्फ जलाई गई बल्कि आग में उठा के फेंका गया, छोटे छोटे बच्चों को जिंदा कब्रों में दफन किया गया, क्या क्या नहीं किया गया। और अभी भी जो कैंप, डिटेंशन कैंप वहां बनाए हैं, जिनकी नकल पर यहाँ असम में और बकिया जगहों पर डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं। और हमारे वजीर आजम साहब की अपनी किस्मत तो बहुत अच्छी है, चाय बेचते बेचते प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन हमारे वजीर आजम जिन जिन लोगों से भी दोस्ती करते हैं उनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती। अब आप ट्रम्प साहब का हाल देख लीजिए, नितिन याहू का हाल देख लीजिए, आंग सान सूची का हाल देख लीजिए। तो ऐसे जिनके भी हाथ पे हाथ मार के कहे लगा के जबरदस्ती गले मिले हैं वजीर आजम, वो सब अपने अपने ममालिक से आहिस्ता आहिस्ता करके रुखसत होते चले जा रहे हैं। तो इनके जो फर्जी दोस्त जितने भी इन्होंने बनाए थे, जो बचपन के इनके दोस्त थे, अब ये कहते हैं वजीर आजम के मेरे तो बचपन के दोस्त थे। ट्रम्प साहब भी उनके जाने का, ट्रम्प साहब कहाँ चाय बेचते थे मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये तो अब चाय बेचने वाले का दोस्त हो सकता है। अब वो अमेरिका से यहाँ आके कब दोस्ती कर गए थे ट्रम्प साहब के साथ मुझे नहीं मालूम। ऐसे आंग सान सूची से तो कभी शायद नाम भी ना सुना हो वजीर आजम ने, मगर बड़ी अच्छी दोस्त थी। यही नितिन याहू का है कि वे तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। तो उनके ताल्लुकात सबसे पुराने रहे हैं, मगर वो गालिब ने कहा था, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। पलटन न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के प्रधानमंत्री के कुछ खास मित्रों में शुमार आंग सान सूकी का अचानक तख्ता पलट कर दिया गया है, उन्हें म्यांमार में गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तमाम बात करने के लिए हमारे साथ एसडीए से जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब मौजूद हैं। एक एक कर पूरे प्रकरणों पर बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सर क्या वजह रही कि अचानक तख्ता पलट हुआ और देश के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करना पड़ गया। देखिए, म्यांमार की जो सूरत हाल है, जिसे हम बर्मा कहते थे पहले, ये हमेशा से फौजी इक़्तिदार के ज़ेरे नगीन रही है। और एक बहुत लंबे अरसे के बाद, यानी वहां पर एक इनकलाब आया था, म्यूटिनी ऑफ 8 जिसे कहते हैं, 8 अगस्त 1988 को आया था। वो सब 8-8-8 थे, तो उसको म्यूटिनी ऑफ 8 कहा जाता है। तो उसमें स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी अपराइजिंग हुई थी, लेकिन उसको मिलिट्री ने कुचल दिया था। और उसके बाद से वहां पर मिलिट्री रूल रहा 2015 तक। 2015 तक आंग सान सूची जेल में रही या नजरबंद रही या जिस हालत में भी रही, लेकिन पूरी यूरोपीय दुनिया, खासतौर पर यूएस और यूरोपियन यूनियन, उनकी बहुत चहीती रही। उसके साथ साथ हमारे यहाँ भारत की भी बहुत चहीती रही है। सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू अवार्ड भारत ने इनको दिया था आंग सान सूची को। यहाँ ये एलएसआर में लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली में पढ़ी भी हैं, और सन 62 के बाद एक लंबे अरसे ये यहाँ पे रही हैं। और नोबेल प्राइज भी इसको इसी के लिए दिया गया कि लंबे अरसे जेल में रही। इनके शौहर बरतानवी हैं, बच्चे भी इनके बरतानिया में रहते हैं, ये खुद भी एक लंबे अरसे बरतानिया में रही। चुनाचे 2015 में जब इनकी पार्टी, नेशनल पार्टी ने इलेक्शन जीता, तो ये इस वजह से वहां की सदर नहीं बन सकी कि इनके शौहर बरतानवी थे। म्यांमार का ये कानून है कि अगर दोनों मियाँ बीवी में से कोई एक भी, या पेरेंट्स में से कोई एक भी किसी गैर मुल्क का बाशिंदा है, तो उस मुल्क का किसी इंतजामी ओहदे पर फाइज नहीं हो सकता। तो इनकी पार्टी ने 2/3 मेजोरिटी तो जीती थी 2015 में भी, लेकिन इनको सदर बनने का मौका नहीं था। और इनको कानून में तरमीम करने की कोई इजाजत इसलिए नहीं थी कि बर्मा के कानून के मुताबिक वहां की पार्लियामेंट में 25% सीटें हमेशा आर्मी के लिए रिजर्व रहेंगी, इसलिए वो कानून नहीं बदल सकी। इसके अलावा वहां
जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, पावर मिनिस्ट्री है और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, ये भी आर्मी के पास ही रहती है उन 25% सीटों में से। इसलिए ये उस कानून को बदल नहीं पाई और अपने एक मोहतमद को इन्होंने वहां सदर बना के रखा था। अब ये 2011 तक तो जेल में थी, उसके बाद इन्होंने पब्लिक मूवमेंट शुरू किया इलेक्शन के लिए। तो आपको याद होगा, पूरी दुनिया ने देखा है कि जब से ऑंग सान सू की रिहा हुई और उन्होंने मूवमेंट चलाया, तो वो मूवमेंट उन्होंने वहां के उन बुद्धिस्ट मॉन्क्स के साथ में मिलकर चलाया था जो वहां हमेशा एंटी मुस्लिम रहे हैं। और इसके नतीजे में हमने देखा कि जून 2012 से वहां पर जो मुस्लिम कुश फिसादात का सिलसिला शुरू हुआ, तो तकरीबन 8 लाख मुसलमानों को वहां से हिजरत करनी पड़ी। और फिर 2015 में जब ये जीत के आ गई, तो इन्होंने वहां पर मर्दमशुमारी के लिए ये शर्त रखी कि बर्मीज मुस्लिम को वहां का शहरी नहीं बनाया जाएगा, जिसके नतीजे में जो वहां की 6% की मुस्लिम पॉपुलेशन थी, अब वहां के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक वो सिर्फ 2.4% रह गई। बाकी जितने बर्मीज मुस्लिम थे वो सब या तो बांग्लादेश में है या दूसरे अरब मुल्कों में, थोड़े से यहाँ हमारे मुल्क में भी है जिन्हें रोहिंग्या कहा जाता है। उन रोहिंग्यास के कत्लेआम करने में बुद्धिस्ट मॉन्क्स के साथ मिलके ये ऑंग सान सू की साहिबा का एक बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने कभी इनसे सवाल भी किया अगर प्रेस ने उनके बारे में, तो इन्होंने बहुत तेवरियों पे बल चढ़ा के सहाफियों की तरफ देखा और कोई जवाब नहीं दिया। तो ये ऑंग सान सू की नहीं है। अब जो 2020 में इंतखाब हुआ, नवंबर 2020 में, इनकी उस इंतखाब में इनकी पार्टी 2015 से भी ज्यादा सीटें जीत के आई है। यानी 470 सीटों में से 476 सीटों में 396 सीटें इन्होंने जीत ली हैं, जिसपे आर्मी ने ये इल्जाम लगाया कि इन्होंने धांधली की है इंतखाबात में। और उन्होंने बर्मा के इलेक्शन कमीशन से बार बार कहा कि हमको वोटर लिस्ट दीजिए चेक करने के लिए कि इसमें आपने फर्जी वोटर डाल रखे हैं। वो इलेक्शन कमीशन ने इनको प्रोवाइड नहीं की। तो पिछले एक हफ्ते से वहां ये टेंशन चल रही थी आर्मी के और इनके बीच में। और आर्मी के जो चीफ वहां पर हैं मिन ऑन्ग लैंग ने तकरीबन एक हफ्ता पहले इसके इशारे दे दिए थे। आज सुबह को सवेरे ही इजलास होने वाला था, पार्लियामेंट का पहला इजलास नवंबर 2020 के इंतखाब के बाद, और उसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वगैरह का जो हलफ होने वाला था, उससे पहले ही आर्मी ने बगावत करके और मुल्क पे कब्जा कर लिया। और उसके लिए भी उसके पास वो 1988 के कानून है कि मुल्क में अगर किसी भी तरह की डिस्टरबेंस हो तो आर्मी को यह हक हासिल है कि वो एग्जीक्यूटिव पावर्स अपने हाथ में लेके मुल्क में कब्जा कर ले। तो आज सुबह को आर्मी ने कब्जा करके ऑंग सान सू की, उनकी पूरी कैबिनेट, उनके प्रेसिडेंट, उनके पार्टी के तमाम लीडर, स्पोक्स पर्सन, सबको गिरफ्तार भी कर लिया। इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी, फोन की बहुत सारी सर्विसेज नहीं चल रही। और पूरी दुनिया के जो लोग हैं, खासतौर पर यूएस ने इस पर बहुत सख्त एतराजात का इजहार किया है। यूनाइटेड स्टेट्स में जो बाइडेन साहब ने भी और यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पे एतराज किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। खुद हमारी सरकार में जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी को कत्ल किया जा रहा है, इसे हुकूमत हिंद अच्छी नजर से नहीं देखती। मगर आप ये देखिए कि आज सारा दिन गुजर गया, हमारा नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया इतने बड़े वाक़े को जो हमारे पड़ोस में हुआ म्यांमार में, उस पर एक लफ्ज भी आज पूरे मीडिया में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और एक बजट जो एक अवाम मुखालिफ बजट आज जो पेश किया गया है, मैं उसे अवाम मुखालिफ बजट कहता हूं, जो निर्मला सीतारमन ने आज सुबह पेश किया, उस पर पूरा मीडिया फोकस किया हुआ सारे दिन से। और एक खबर जो है म्यांमार के बारे में दिखाई नहीं गई, इतना बड़ा वाकया हमारे पड़ोस में होने के बाद भी। सर, बजट पर हम बाद में आपसे तफसील से बात करेंगे, बट ये देखने को मिला है, मुझे याद आता है 2017 का वो मंजर जब चीख पुकार मची थी रोहिंग्या मुसलमानों की म्यांमार में। छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, हर किसी को काट करके वहां से भगाया जा रहा था और मजबूर हो गए थे वो म्यांमार को छोड़ने के लिए, जो बांग्लादेश में जाकर के बचे। पर इस बीच जो हर एक छोटी खबर की अपडेट दे रही थी यहाँ की मीडिया, वो खामोश है। और जब ये चीजें चल रही थी, जब पूरा मुल्क, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कंट्रीज, तमाम लोग आंग सान सू की के इस कदम को गलत कह रहे थे, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके साथ जाकर के खड़े हुए थे। क्या
किस तरीके से देखते हैं ये वर्ल्ड के लिए किस तरीके का मैसेज आएगा म्यांमार में जो कुछ भी हुआ है? देखिए, हर फिरौन राह मूसा, ये कहावत मशहूर है। और हमारे वजीर आजम साहब की अपनी किस्मत तो बहुत अच्छी है, चाय बेचते बेचते प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन हमारे वजीर आजम जिन जिन लोगों से भी दोस्ती करते हैं, उनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती। अब आप ट्रम्प साहब का हाल देख लीजिए, नितिन याहू का हाल देख लीजिए, ऑंग सान सूची का हाल देख लीजिए। तो ऐसे जिनके भी हाथ पे हाथ पार के कहे लगा के जबरदस्ती गले मिले हैं वजीर आजम, वो सब अपने अपने ममालिक से आहिस्ता आहिस्ता करके रुखसत होते चले जा रहे हैं। तो इनके जो फर्जी दोस्त जितने भी इन्होंने बनाए थे, जो बचपन के इनके दोस्त थे, अब ये कहते हैं वजीर आजम के मेरे तो बचपन के दोस्त थे। ट्रम्प साहब भी उनके जाने का, ट्रम्प साहब कहाँ चाय बेचते थे मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये तो अब चाय बेचने वाला चाय बेचने वाले का दोस्त हो सकता है। अब वो अमेरिका से यहाँ आके कब दोस्ती कर गए थे ट्रम्प साहब के साथ मुझे नहीं मालूम। ऐसे आंग सान सूची से तो कभी शायद नाम भी ना सुना हो वजीर आजम ने, मगर बड़ी अच्छी दोस्त थी। यही नितिन याहू का है कि मेरे तो बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े पुराने ताल्लुकात थे। तो उनके ताल्लुकात सबसे पुराने रहे हैं। मगर वो गालिब ने कहा था, हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो अब मेरा ख्याल है कि जिस किसी को इख्तदार से हटाना हो मकसूद हो, उसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का दोस्त बना दिया जाए, वो भी बचपन का दोस्त, तो बेचारे इख्तदार से जल्दी ही चल बसेगा। जी, क्योंकि हमने सर देखा था ये लगातार कि जब रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे थे, तब वर्ल्ड का मीडिया, वर्ल्ड का मैगज़ीन जो बुद्धिस्ट थे वहाँ के, जिन्होंने एक मुहिम चलाई थी रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ, बीरथू एक नाम याद आता है, एक जिसे बुद्धिस्ट टेररिस्ट का नाम दे दिया गया था और उस दौरान पर आंग सान सू की उनके साथ मिल कर के एक मुहिम चला रही थी। तो किस तरीके से देखते हैं जो मजलूमों को मारा गया, क्या अब उनकी हाय लगना शुरू हो गई है? देखिए, म्यांमार का मसला उससे भी ज्यादा कहीं बड़ा है। पूरा का पूरा यूरोप और यूरोपियन यूनियन और यूएस आंग सान सूची के साथ खड़ा हो रहा। और आंग सान सूची उन बुद्धिस्ट मॉन्क्स के साथ खड़ी हुई थी जो मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहते थे। और उन्होंने जो इलेक्शन जीता था 2015 का आंग सान सूची ने, वो इस शर्त के साथ जीता था कि मुसलमानों को जो राख्यान जिला है मगरिबी म्यांमार का जो है, इसे अराकान भी हम कहते हैं, पुराना नाम अराकान है, और जो समंदर से मिला हुआ है। और समंदर से मिला हुआ होने के अलावा बहुत सारे मिनरल्स और जो जमीन के नीचे के रिसोर्सेज हैं उससे रिच है वो इलाका, हर किस्म के। यानी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है म्यांमार की, वो डिपेंड करती है राख्यान के ऊपर। और वो पूरा राख्यान मुस्लिम डोमिनेटिंग था, तो इसलिए राख्यान से निकालना मुसलमानों का जरूरी था, और इसलिए बुद्धिस्ट चाहते थे। तो वो बुद्धिस्ट जो मुसलमानों का कत्लेआम करने में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने, सारी दुनिया ने जिनको देखा कि बुद्धिस्ट इन्वॉल्व है। अब सबसे बड़ा धर्म कहलाया जाता है अहिंसावादी धर्म बुद्धिस्ट। दुनिया कहती है कि बुद्धिस्ट का मतलब यह है कि वो अहिंसावादी होंगे, अदम तशद्दुद में यकीन रखने वाला मजहब दुनिया का सबसे बड़ा कहलाया जाता है। और वो अदम तशद्दुद वालों ने क्या हशर किया है वहां पर, अगर एक एक वाकया आप सुने कि म्यांमार के मुसलमानों पर क्या क्या जुल्म हुए और किस अंदाज से बस्तियां न सिर्फ जलाई गई बल्कि आग में उठा के फेंका गया, छोटे छोटे बच्चों को जिंदा कब्रों में दफन किया गया, क्या क्या नहीं किया गया। और अभी भी जो कैंप, डिटेंशन कैंप वहां बनाए हैं, जिनकी नकल पर यहाँ असम में और बकिया जगहों पर डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं, वो सब जुल्म की एक इंतहा है। और वो नोबेल पीस का, नोबेल अमन का और जमहूरियत का नोबेल प्राइज मिला है आंग सान सूची को, ये जुल्म करने के बाद भी। और फिर जब सवाल पूछे तो उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया इस सिलसिले में कि रोहिंग्या पर जो जुल्म हो रहा है उस पर। और हमारा मुल्क उसके लिए ताली बजाता रहा है। हमारा मुल्क नहीं बजाता रहा, बल्कि सही मानों में आरएसएस और बीजेपी और उनके हमनवा ताली, जब जब मुसलमानों का कत्लेआम हुआ यहां ताली बजाई गई, और उसकी छोटी छोटी खबरों को बहुत बड़ा करके वहां पर यहां दिखाया जाता रहा। आज कोई नहीं बोल रहा। आज जब आंग सान सूची को वहां से बेदखल किया गया, आंग सान सूची जिम्मेदार है बहुत बड़े कत्लेआम की, आज वो बेदखल हुई है इक़्तिदार से।
अंदर दोबारा इंतखाब करवाएंगे और जमहूरियत को बहाल करेंगे। तो ये अब जो भी इंतखाब होगा उसमें जमहूरियत किस अंदाज से बहाल होगी, कौन जीता है, तेरी जुल्फ के सर होने तक 1 साल का अरसा है, वो कितना एक्सटेंड होगा। फौज ने 50 साल लगातार म्यांमार पे हुकूमत की है, 50 साल लगातार, और अब ये सिर्फ 5 साल वहां जमहूरियत के आए थे, उसमें भी जो जुल्म किए आंग सान सूची ने, दुनिया ने वो देखा। आज फिर वहां से जमहूरियत खत्म हो गई और हमारे मुल्क के ताल्लुकात इस फौजी हुकूमत के साथ बहुत दोस्ताना और बहुत कुर्बत के कभी भी नहीं रहे, इसलिए कि हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक है पाकिस्तान पे करने से पहले म्यांमार की फौज की इजाजत लिए बगैर हमारे मुल्क ने, हमारी फौज ने एक कोई 4 किलोमीटर म्यांमार के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया था। चूंकि दोस्ताना ताल्लुकात थे, उन्होंने एतराजात तो किए लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया। इस चीज को म्यांमार की फौज ने दिल से लगा के रखा है अभी तक। तो कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात म्यांमार की फौज के साथ हमारी हुकूमत के नहीं है, और आज वहां तख्ता पलट हो गया तो अब मुस्तकबिल को आप समझ सकते हैं। तो एक एक कर सभी दोस्त साथ छोड़ते जा रहे हैं। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा तस्लीम साहब, कि किस तरीके से जो भी तानाशाह है, तानाशाही रवैये से अपनी सरकारों को चला रहे हैं, म्यांमार में जो कुछ भी हुआ ये एक पैगाम भी है, तो क्या वर्ल्ड पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, वर्ल्ड पे नहीं, खित्ते पे असर पड़ेगा। हमारा जो ये रीजन है, साउथ एशिया का रीजन, इसकी सियासत इस वक्त दुनिया की में दो ही जो स्ट्रेटेजिकल पॉलिटिक्स है वो वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया की है। वेस्ट एशिया में अरब ममालिक है सारे के सारे, और मुस्लिम वर्ल्ड है। वेस्ट एशिया जिसे कहते हैं, उसे यूरोप अच्छी नजर से देखना नहीं चाहता, उसे भी मगरबी ममालिक और इस्तेमारी कुव्वतें चाहती हैं कि वो गैर मुस्तहकम रहे सियासी तौर पर भी और इक्तसादी तौर पर भी, इसलिए मुख्तलिफ किस्म की जंगें वेस्ट एशिया पे थोपी गई हैं और वो जारी हैं। लाइकवाइज साउथ एशिया में इंडिया की बालादस्ती इकोनॉमिकली जो रही है, वो अगर हम चीन के साथ मिलके चलते तो हम और ज्यादा ताकत हासिल करते, लेकिन अमेरिका और चीन के बराह रास्त जो मुकाबला आराई है तिजारती और इक्तसादी सतह पर भी, सियासी सतह पर भी, उसमें हम एक पार्टी बन गए अमेरिका के साथ। ये हमारा नुकसान है, ये मुल्क की नेशनल पॉलिसी का नुकसान है। और चीन की बालादस्ती इस खित्ते में इस हद तक कायम होती चली जा रही है कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे से ममालिक भी चीन के साथ खड़े, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान तक उनके साथ खड़ा है। म्यांमार थोड़ी देर के लिए अलग हुआ था, अब वो भी उनके साथ चला गया। श्रीलंका के ताल्लुकात चीन के साथ बहुत अच्छे हैं। इधर पाकिस्तान के ताल्लुकात जो वो सी पैक बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसकी वजह से $46 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना का पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान सार्क के जितने ममालिक हैं वो चाइना के साथ खड़े, अकेले हम हैं जो चाइना के साथ नहीं खड़े। इधर रशिया के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो देखिए, हम दांतों के बीच जबान की हैसियत से फंस गए हैं सिर्फ अमेरिका की दोस्ती में, जिससे हमको कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे में या म्यांमार के अंदर दोबारा से चीनी हिमायत वाली फौज के इख्तदार में आना हमारा दांतका बंद कर देने को बहुत है। तो हमारे भी जो भी फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं, खारजा पॉलिसी के, उनको चाहिए कि वो रिवाइव करें कि हमको दांतों के बीच जबान बन के रहना है या 32 दांतों में से एक दाढ़ का दांत हमको बनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, हमारे सियासी इस्तेहकाम के लिए भी ये मुश्किल है। उधर कश्मीर के मसले को हमने ऐसा जिंदा कर रखा है कि उसे खत्म ही नहीं होने दे रहे, किसी सूरत बातचीत करने को आमादा नहीं है। उसको जिंदा करके हम लोकल इलेक्शन, अपने पार्लियामेंट का इलेक्शन भी कश्मीर के नाम पे जीतते हैं, असेंबलियों के इलेक्शन भी कश्मीर के नाम पे जीतते हैं, पुलवामा जैसी चीजें कश्मीर के नाम पे होती हैं। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है हिंदू नेशनलिज्म के नाम पर, और हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने ही लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं, और जिनको हमारा नेचुरल एलाई होना चाहिए, जो कुदरती तौर पर हमारे दोस्त हैं, उनको हम दुश्मन बना रहे हैं। तो ये जो खारजा पॉलिसी अपनाई जा रही है ये बिल्कुल गलत है, और मैं इसे मुल्क दुश्मनी कहता हूं। हमारे मुल्क के मफाद में नहीं है, इसलिए मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। तो हमको रिव्यू करनी चाहिए अपनी खारजा पॉलिसी।